58 में कितने लोगों ने ट्राई की है शीट ट्राई की? देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने किया हुआ है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा एम और टेम्परेचर का ग्राफ था, इसमें फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का ग्राफ है। लास्ट टाइम बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम किया हुआ है, ये भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। Which of the following graph correctly represents relation between natural log of E and natural log of temperature? तो log of E and log of T के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, where capital E is amount of radiation emitted per second per unit area। ठीक है, एरिया। ठीक, तो ये ग्राफ प्लॉट करना है आपको। मेरे को एक चीज पता है कि E का और टेम्परेचर का जो रिलेशन है E इज इक्वल टू T⁴ है, लेकिन वो लॉग के साथ यूज करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं। E का फॉर्मूला लिख लो, सिग्मा इंटू T⁴, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग ऑफ E, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म, लॉग की प्रॉपर्टी। और क्योंकि इसकी पावर 4 है तो 4 नीचे आ गया। अब क्योंकि y एक्सिस में क्या चल रहा है लॉग E और x एक्सिस में क्या चल रहा है लॉग ऑफ T, तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। मुझे बस ये बताओ इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव कैसे है, जबकि कोई टर्म यहां पर नेगेटिव नहीं है? कैसे? मैथ्स है, मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स वालों ने स्ट्रेट लाइन की हुई है, नेगेटिव कैसे? ये इसका आंसर, क्योंकि स्टीफन कांस्टेंट के अंदर पावर क्या होती है? 5.67 इंटू 10 की पावर -8, तो -8 नीचे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है। ऐसे होता है ना, जो पावर्स है लॉग में नीचे आ जाती हैं तो रेज़ टू पावर -8 नीचे आएगा तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है। स्ट्रेट लाइन का ये सी ग्राफ है इसका। इसके अंदर 4th क्वेश्चन है। आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर कुछ इस शेप में है, एरिया बढ़ता जा रहा है लेफ्ट से लेके राइट तक, एरिया की वैल्यू बढ़ रही है और टेम्परेचर T1 T2 मेंटेन्ड है, तो हीट मूव फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट मूव करेगी। क्वेश्चन है इन अ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? हीट फ्लोइंग पर सेकंड की वैल्यू सेम है और टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन्ड है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है। इन अ स्टेडी स्टेट क्वेश्चन है, क्या चीज इसमें कांस्टेंट रहेगी ये बताना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जिसे बोलते हैं, हीट फ्लोइंग पर सेकंड की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट है। इसमें आपको ये भी याद होगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड कांस्टेंट है, ऐसी हीट फ्लोइंग पर सेकंड कांस्टेंट है, ये याद रखना है इसमें। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? B, क्योंकि H यानी कि हीट फ्लोइंग पर सेकंड इस वायर में क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में कोई बॉडी जब अपना टेम्परेचर डाउन करती है तो एक्सपोनेंशियली डाउन करती है, ये हमने लास्ट टाइम ग्राफ कर लिया था, सेम रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ब्लैक बॉडी के लिए कुछ ग्राफ्स दे रहा है, वो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, जिसमें आई का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी। मैं बार बार कह रहा हूं इंटेंसिटी का और कैपिटल ई का मतलब सेम है। कैपिटल ई एमिसिव पावर है, दैट इज एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। आई का मतलब एग्जैक्टली सेम है, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एमिसिव पावर और इंटेंसिटी एक ही बात है। तो आपको ये दो ग्राफ गिवन है, आपको ये बताना है कि किसका टेम्परेचर बड़ा है और किसका छोटा है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जिसकी पीक लेफ्ट की तरफ है, जो पीक वैल्यू है जिसकी लेफ्ट की तरफ है, उसका टेम्परेचर उतना ही हाई है। तो यहाँ पर ये पीक लेफ्ट की तरफ है तो T1 हाई है और T2 स्मॉल है। तो यहाँ से T1 गिवन है, T2 से बड़ा है, तो इसकी पीक लेफ्ट की तरफ होगी, इसकी पीक राइट की तरफ होगी, तो T1 की वैल्यू बड़ी है T2 से। इस क्वेश्चन को देखें 7th को, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का केस है ये। क्वेश्चन पढ़े? हाँ, स्लोप होगी, स्लोप निकलेगी, पक्की बात है। क्वेश्चन है, अ बॉडी कूल्स इन अ सराउंडिंग। तो एक बॉडी है वो ठंडी हो रही है, और जब कोई बॉडी कूल होती है, ठंडी होगी, तो उसका जो ग्राफ है वो याद है एक्सपोनेंशियली ऐसे नीचे गिरता है। तो अब चेक करो, इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, थीटा, θ2, θ1, और सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पर कितना है? θ0 है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? θ0 है। तो इस केस में आपको क्या गिवन है कि टेम्परेचर की वैल्यू डाउन होती जा रही है। कोई दो पॉइंट ले लिए P एंड Q,
P पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट ने x एक्सिस पे जो एंगल बनाया वो बनाया φ2, और मैंने P पॉइंट पर Q पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया, Q पॉइंट पर टेंजेंट ने एंगल कितना बनाया φ1, और Q पॉइंट पर बॉडी का टेम्परेचर है θ1 और P पॉइंट पर बॉडी का टेम्परेचर है θ2। आपको क्या निकालना है? आपको करेक्ट क्वेश्चन मार्क करना है, क्या होगा? मुझे बस ये बताओ कि जब स्लोप्स ड्रॉ करते हैं, स्लोप या जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट की जब स्लोप ली जाती है वो कैसे निकलती है? वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या चल रहा है? टेम्परेचर थीटा, और एक्स एक्सिस में क्या चल रहा है? टाइम। तो अगर मैं कहूं इसकी स्लोप क्या है, तो आप बोलेंगे डी थीटा बाई डी टी, ये इसकी स्लोप है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि स्लोप चेंज ऑफ टेम्परेचर अपॉन चेंज ऑफ टाइम, ये स्लोप है। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप या ये जो डी थीटा बाई डी टी है, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से, इसका मतलब क्या था? थीटा माइनस थीटा नॉट, याद है? क्योंकि हमने एक रूल किया था डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी बॉडी का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर, सेम चीज़ है। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकाल दूं डी थीटा बाई डी टी, तो स्लोप इसके इक्वल लिखी जा सकती है, ठीक है? और स्लोप निकलेगी कैसे? टैन थीटा से। अब क्योंकि ये उस तरफ की, इस तरफ का एंगल गिवन, अपने को यहाँ का एंगल चाहिए, तो ऐसे केस में अगर मैं पॉइंट P की बात करता हूँ, P ने एंगल कितना बनाया? φ2, तो यहाँ पे इसकी स्लोप क्या आएगी? tan ऑफ 180 माइनस φ2, ये वाला एंगल tan ऑफ 180 माइनस φ2। और गलती से अगर आप ये 180 ना भी लिख पाए और tan φ2 लिख पाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। tan ऑफ 180 माइनस φ2 क्या है? स्लोप। स्लोप क्या है? डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? माइनस के बॉडी का टेम्परेचर P पॉइंट पर कितना है? θ2, और सराउंडिंग का कितना है? θ0। तो मेरे पास क्या रूल बनेगा? मेरे पास रूल बनेगा tan ऑफ 180 माइनस φ2 इज स्लोप, और स्लोप यानी कि डी थीटा बाई डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग माइनस के बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर। सिमिलरली Q पॉइंट की बात करते हैं, tan ऑफ 180 माइनस φ1, फिर से स्लोप। स्लोप क्या होगा? माइनस के θ1 माइनस θ0। इन्हें अगर डिवाइड कर लें, tan ऑफ 180 माइनस φ2 माइनस tan φ2 होता है, ये माइनस tan φ1 होता है, तो ऑब्वियसली माइनस डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसल, tan ऑफ φ2 बाई tan ऑफ φ1 आएगा। इसको डिवाइड करके ये आंसर मार्क कर लेना आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? आपने स्लोप लेनी है और स्लोप आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का रिजल्ट दे देगा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने? ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में जिसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा आपको डी थीटा बाई डी टी ही देगा, और डी थीटा बाई डी टी आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का ये फॉर्मूले के साथ इसकी मैचिंग करवानी है। जैसे ये क्वेश्चन है, टेम्परेचर T है और एक टेम्परेचर 2000 है। इस फिगर में आपको क्या गिवन है? ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि ये एमिसिव पावर है फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की प्रॉब्लम है। इफ एरिया अंडर द कर्व्स आर इन द रेशियो 16:1, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का एक रिजल्ट है कि अगर आप इसके अंडर एरिया निकालते हैं वो आपको क्या देता है? सिग्मा इंटू टी की पावर 4। स्टीफन लॉ के साथ मैचिंग होती है। तो इसका जो 2000 केल्विन पे और T केल्विन पे काम हो रहा है, तो एरिया T पे जो होगा वो सिग्मा इंटू टी की पावर 4 होगा। एरिया जो 2000 पे होगा वो सिग्मा इंटू 2000 की पावर 4 होगा, क्योंकि एरिया जो है अंडर द ग्राफ वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में दिस विल गिव सिग्मा इंटू टी की पावर 4। तुम्हें एरिया की रेशियो गिवन है 16:1, सॉल्व करके टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी आंसर। मतलब ये वो प्रॉपर्टी का यूज होने जा रहा है कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ E वर्सेस लैम्डा विल गिव व्हाट? सिग्मा इंटू टी की पावर 4। ठीक, नेक्स्ट ये ग्राफ देखते हुए आपको बताना है किसका टेम्परेचर बड़ा और किसका टेम्परेचर छोटा है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? जितनी पीक वैल्यू लेफ्ट की तरफ होगी, मेरी तरफ होगी, उतना ही उसका हाई टेम्परेचर होगा। तो पीक वैल्यू सबसे कोने पे T1 की है, तो T1 बड़ा है, फिर T3 है और फिर T2 है। लेकिन जब ये क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं वो ऐसा दिमाग लगाते हैं कि एनर्जी एमिशन सबसे ज़्यादा T3 का है, तो सबसे गर्म बॉडी T3 होगी, क्योंकि पीक सबसे ज़्यादा T3 का बनता था।
जिसका हाई टेम्परेचर है, पीक भी उसका उतना बड़ा बनता था वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो कोई मुझे आंसर देगा कि इसमें मैं T3 क्यों नहीं मार्क कर रहा, मैं T1 क्यों मार्क कर रहा हूं? क्योंकि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि वो डिस्प्लेस हो गया, एक आंसर। दूसरा, आप ये ग्राफ चेक करें, इन आई का और लैम्डा का है, इस ग्राफ को देखते हुए टेम्परेचर का तो आप वेरिएशन बता भी नहीं सकते। हाँ, अगर आप टेम्परेचर का वेरिएशन निकालना चाहते हैं, आप हर कर्व का क्या निकालेंगे, उसके अंदर एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अब एरिया तो इसका भी बड़ा हो सकता था, तो एरिया कैलकुलेशन तो इसमें मेंशन नहीं है, तो इसलिए आप वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ही लगाएं कि ये बड़ा है और ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है, क्योंकि पीक लेफ्ट की तरफ है। पर हाँ, अगर टेम्परेचर का वेरिएशन निकालना है तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा भी कि हम एरिया से भी टेम्परेचर की वेरिएशन को निकाल सकते हैं, लेकिन उसने पूछा नहीं, वो बात अलग है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।